सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। आज बारी है एक नए चैप्टर के स्टार्ट करने की जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बोलोगे जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि यार सब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा थियरीज हैं इसमें, सारी थियरीज डेरिवेशंस में पूछी जाएंगी, प्लस इन थियरीज में से नए नए फार्मूलाज निकल के आएंगे और ये सारे फार्मूला हमको लर्न करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट। और बहुत ही छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे हैं बीच बीच में जिन्हें याद रखना रहेगा, क्योंकि इन पर कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, राइट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं और मूविंग चार्जेस रिलेटेड मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। मतलब एक नॉर्मल चार्ज के लिए भी पढ़ेंगे हम, प्लस करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है। पहले ना पुराने जमाने में ये माना जाता था बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी अलग था और मैग्नेटिज्म अलग था, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रिलेटेड हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस तरह की चीज़ें पता चली। हालांकि देखो ये सारे स्टोरीज आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होगे। एक मिनट, ये क्यों बज रहा है भाई, शांत हो जा तू। तो हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के बारे में आपने सुना था, 10th स्टैंडर्ड में भी इनकी स्टोरी थी कि एक मैग्नेटिक निडल रखा था उन्होंने, कुछ लेक्चर ले रहे थे उस टाइम पर, एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी बीच में निडल का डिफ्लेक्शन हुआ जब वायर में करंट फ्लो हुआ। इससे पता चला कि करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो सारे स्टोरीज में डिटेल में नहीं समझाने वाला, वहाँ नहीं जाने वाला। आते हैं अपन मुद्दे पे। अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हालांकि टेक्स्ट बुक में चार्जेस के बारे में स्टार्ट किया हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा बियो-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके पहले वहाँ से नहीं, थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं कि कई बार ना बच्चों कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें यह पूछा जाता है कि एक वायर में करंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपने एक कंपास निडल लाया, एक मैग्नेटिक कंपास लाया, उसको जब ऊपर रखा, है ना, आपने उसको ऊपर रखा तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा निडल का, नीचे रखा तो किस तरफ होगा, राइट साइड में रखा तो किस तरफ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो उसको पता करने के लिए एक छोटा सा रूल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या है ये? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। हालांकि आगे आप और भी चीज़ें समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं सोचा चलो ये समझा दूं बच्चों को, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक वायर है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको बोला है कि एक कंपास निडल आप इसके ऊपर रख दो। क्या कर दो? ऊपर रख दो, ठीक है। तो ये रहा कंपास निडल, इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है, ठीक है। तो जब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो बताओ कंपास निडल किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा? इस तरफ शो करेगा या इस तरफ शो करेगा? वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम एक सिंपल से टेक्निक यूज करेंगे। हम एक स्विमर को ले आएंगे, ठीक है, तैरने वाला इंसान, उसको हम इस वायर में ठूस देंगे, ठीक है। अब वो इस वायर में तैर रहा है, ठीक है, और इस वायर में वो इस डायरेक्शन में तैर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो आपको स्विमर को मानना है कि वो स्विमर करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में करंट है तो स्विमर इस तरफ से स्विमिंग करेगा, है ना। अच्छा, अब उसको स्विम इस तरह से करवाना है कि उसका जो फेस है वो निडल की तरफ फेस करे। मतलब अब देखो ये निडल तो ऊपर रखा है आपने, तो स्विमर अगर सीधा सीधा जैसे नॉर्मल स्विमिंग करते हैं हम, तो उसकी मुंडी तो नीचे होगी, फेस तो नीचे की तरफ होगा, है ना। यूं स्विमिंग कर रहा था, फेस नीचे होगा, और निडल ऊपर रखा हुआ है। तो क्या इस तरह के फेस से वो निडल को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इस केस में उसको उल्टा स्विम करवाना पड़ेगा, है ना। यूं जो स्विमिंग करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं मेरे को इतना नहीं पता, स्विमर नहीं हूं मैं, पर ऐसा देखा है मैंने, लोग उल्टा भी स्विमिंग करते हैं, ठीक है। ये चेस्ट वाला पोर्शन ऊपर रख के, पानी के सरफेस से ऊपर रख के भी स्विमिंग करते हैं। तो वैसे ही स्विमिंग करता हुआ वो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो निडल को देख सकता है ना, है ना। ऐसे यूं यूं स्विमिंग करके जा रहा है तो ऊपर निडल देखेगा, है ना। अच्छा, हमेशा इस स्विमर के लेफ्ट की तरफ निडल मुड़ता है, इसके लेफ्ट की तरफ। तो देखो निडल ऐसा था, ठीक है, स्विमर ऐसे से जा रहा था, तो इसके लेफ्ट यानी कि कहां? इस तरफ, बाहर की तरफ मूव करेगा निडल, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला है। अच्छा, यही चीज अगर यही निडल आप नीचे ले आओ, निडल को आपने नीचे ला दिया, अब क्या होगा? फिर से बंदा पानी इसी में तैरेगा, वायर के अंदर ही तैर रहा है वो,
पर फेस कहाँ रखना है इसको, हमेशा निडल की तरफ। तो इस बार निडल नीचे है ना, तो इसका फेस नीचे की तरफ होगा, जैसे नॉर्मल स्विमिंग होती है ना, तो नीचे देख रहा है। अब इस तरफ इसका लेफ्ट कहाँ होगा, अंदर की तरफ है ना, इधर होगा ना लेफ्ट, तो इस केस में डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर सामने की तरफ या पीछे की तरफ रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे ऐसे तैराना पड़ेगा यूं करके, और अगर इस तरफ रखा है तो उसको ऐसे ऐसे तैराना पड़ेगा, और फिर उसका लेफ्ट देख लेना। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो अपन चलते हैं यार बियो-सैवर्ट लॉ पे, ठीक है। बियो-सैवर्ट लॉ क्या है, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे बुक में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब कई लोग इसको बायट बोलते हैं, लेकिन नाम है बियो-सैवर्ट लॉ, बीओ, टी बी साइलेंट है, ठीक है। तो बियो-सैवर्ट लॉ क्या बताता है हमको, ये यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करवाता है। किसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट। ध्यान रखना, सपोज एक वायर है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यूं, ठीक है। अब जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या इस पूरे वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इससे? नहीं, आप इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो एक छोटे से हिस्से की वजह से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा इत्तू सा एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका लेंथ है dl। क्या है लेंथ, dl, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, ठीक है, बशर्ते I और dl मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, ठीक है। यानी हमको किससे मिलेगा, I dl एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लियर है? अब ये जो I dl है ना बच्चों, ये एक वेक्टर है। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे वेक्टर है? अरे देखो, dl क्या है आपका, एक लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, लेंथ बोल सकते हो, तो वो आपका एक वेक्टर है, ठीक है। पर इसका डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक छोटे से लेंथ का हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे निकालेंगे, इस तरफ, इस तरफ। हाँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं अपने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ ले लूंगा, है ना। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मैं अपने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ ले लूंगा। लेकिन अगर एक छोटा सा लेंथ ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं तो जा ही नहीं रहा हूं कहीं, अब मैं इसमें कौन सा डायरेक्शन लूं इस वेक्टर का, नहीं पता ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, करंट का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, करंट का। जिस डायरेक्शन में आपका करंट है ना, जिस डायरेक्शन में आपका करंट है ना, वही होगा आपका आईडीएल का डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब देखो ये डीएल के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा मैं, आई के ऊपर नहीं लगाऊंगा। क्यों, आई इज नॉट अ वेक्टर, आई तो करंट होता है, करंट स्केलर होता है। यस, करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। नहीं पढ़ा तो जान लो आज कि करंट भले उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन को जानना जरूरी है, बट वो स्केलर ही है, वो वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो लॉज हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। करंट वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लॉज को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर, बिकॉज भले ही उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट, although its direction is important, but still it is not an vector। क्लियर है, पक्का। dl हमारा वेक्टर है, इसलिए मैंने dl पर एरो लगाया। लेकिन इन दोनों का मिलाकर अब ये दोनों कंबाइंडली एक वेक्टर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये दोनों कंबाइंडली एक वेक्टर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जिसमें डायरेक्शन क्या होगा, जो i का डायरेक्शन है। क्लियर है, तो ये जो है ना मेरा dl के साथ मैं i मल्टीप्लाई करूंगा, ये मुझे देगा i dl एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। सपोज ये है मेरा पॉइंट P, और इस पॉइंट का यहां से इस dl एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो है कितना, r। या मैं ऐसा कह दूं कि ये dl एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। क्लियर है, पक्का। dl एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। अब बोलोगे कि यहाँ से अरे dl एलिमेंट तो बहुत छोटा ही होता है ना, पॉइंट साइज आप समझ भी तो सकते हो उसको। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो पोजीशन बताता हुआ वेक्टर है उसको मैंने r बार बोल दिया, ये है मेरा i,
और ये मेरा DL, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा IDL, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बता दूं कि IDL यूँ लिख देते हैं, चलो। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूं ही होगा IDL का डायरेक्शन, है ना, पक्का। अब मान लो ये IDL और हमारा ये जो P को ज्वाइन करता हुआ R वेक्टर है, इसके बीच में एंगल है कितना, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो सारी चीजें लिखेंगे हम। I क्या है, करंट। DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मेरा IDL बार, ये है मेरा करंट एलिमेंट जो कि एक वेक्टर है। ओके, व्हाट इज R बार, R बार इज पोजीशन वेक्टर joining point P, point P with IDL, ठीक है। देन P इज क्या, P इज अ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीज़ें बता दूं आपको, ऐसे जरूरी नहीं था लिखना, लेकिन क्या है ना यार, अब चला गया फ्लो में, लिखा गया तो लिखा गया, अब लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन IDL एंड R बार। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। ये सारी चीज़ें तो हमने जो एजम्पशंस लेने थे वो ले लिए, ठीक है। बियो-सैवर्ट लॉ ये कहता है, बियो-सैवर्ट लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि DB विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू IDL एलिमेंट, राइट। अभी फिलहाल मैं उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं। DB इज प्रोपोर्शनल टू करंट, DB is proportional to DL, DB is proportional to sine of theta, DB is inversely proportional to R square। ये सारी चीजें होती हैं, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इस DL एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पर ना, वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। DL एलिमेंट बढ़ा लोगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। साइन थीटा मतलब थीटा जितना बड़ा थीटा यानी कि उतना बड़ा साइन थीटा का वैल्यू होता है, और उस हिसाब से उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर R स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, राइट। अब मैं इन सबको अगर टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में लिख दूं, देन DB इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, पक्का हो जाएगा। ओके, अब अपन को पता है मैथ्स का कानून कहता है कि भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे। तो वो कांस्टेंट क्या लगाएंगे भाई, तो लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के वेक्टर कांस्टेंट के, राइट, IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन, यस यू कैन सी इट। सो ये K की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो मैं इस चीज को यहां वालों को पूरे को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब लिखते हैं अपन इसको थोड़ा ढंग से। तो अल्टीमेटली DB आपका हो जाएगा, K की जगह लिख देंगे अपन कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ओके, पक्का। व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट की तो सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे अपन। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और अगर चाहो तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू लिख दो 10⁻⁷, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, ठीक है। जैसे हमारा एप्सिलॉन नॉट था ना पिछले वाले में इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में, वैसे यहां पर म्यू नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते हैं, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी।
ओके फाइन। इसकी यूनिट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करूं तो वो यूनिट पहले बाद में बताऊं, उसके पहले ये बता दूं कि इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और भी बहुत सारी होती है, वो हम आगे आते आते पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो एक है वो बता दूं, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। नाम सुना होगा ना, निकोला टेस्ला, अल्टरनेटिंग करंट के मसीहा, जन्मदाता, जो बोलो, ठीक है। उन्हीं की देन है कि आज तुम्हारे घर में बहुत ही सस्ते दाम में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है, वरना डायरेक्ट करंट के थ्रू पहुंचती बहुत महंगा पड़ता, ठीक है। ओके, तो म्यू नॉट इज 4.2 × 10⁻⁷ जो है, इसकी यूनिट निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? तो यार सिंपल है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट है टेस्ला। अपन को इसकी यूनिट चाहिए, इसको ऐसे ही रखो भाई। ये आई है एम्पियर, डीएल यानी कि मीटर, साइन थीटा उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये मीटर स्क्वायर हो गया, एक एक मीटर कट गया, ये मीटर यहाँ जाएगा, टेस्ला मीटर, और ये एम्पियर नीचे आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपन 4 की यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, समझे? पक्का समझ गए? ठीक है, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू, ओके, और ये सारी चीज़ अपन ने लिख दी। क्लियर है? पक्का? तो अभी फिलहाल इतू सी चीज़ से अपन काम चलाएंगे। इससे अरे बहुत मतलब है तो इतू सी चीज़ दिख रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। आगे चल के पता चल जाएगा तुमको कि कितना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े फॉर्मूलाज हम यहाँ से डिराइव करेंगे। अच्छा, तो ये तो अभी तक जो मैंने लिखा है ना बच्चों, देख रहे हो यहाँ पर मैंने कहीं वेक्टर नहीं लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात तो आपका सही है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो इसको। ये तो स्केलर में लिखे हो तुम, मैग्नीट्यूड लिखे हो ना, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो, तो हम क्या करेंगे, ये म्यू नॉट बाई 4 तो ऐसे ही रहेगा। ये आइडियल है ना, इसका साथ आर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? आर। ऊपर भी आर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे वाला जो आर स्क्वायर था वो कितना हो गया? आर क्यूब हो गया। क्या बोलते हो, है ना? तो ये हो गया आइडियल आर साइन थीटा। इसको हम कहाँ लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं आई डी एल, ठीक है, बार क्रॉस आर बार बाय आर क्यूब। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कैसे 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 आ गया? अरे समझ तो गए होंगे, 90% बच्चे तो समझ गए होंगे। अरे देखो भैया, ए बार क्रॉस बी बार को आप लिखते हो ए बी साइन थीटा, यही लिखते हो? पक्का पक्का ये लिखते हो? तो ए बी साइन थीटा को ए बार क्रॉस बी बार नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये डी एल बार था और ये आर बार था, ठीक है, सॉरी, ये डी एल था, फिर एक आर था और एक साइन थीटा था। तो डी एल ए हो गया और ये बी हो गया। ए बी साइन थीटा को ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया? तो मैंने वही ये लिख दिया। क्लियर है? पक्का? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे डायरेक्शन पता करते हैं वैसे इसका डायरेक्शन पता करेंगे। अरे देखो भैया, देखो देखो, अरे भैया भैया बुरा मत मानो, अरे भैया देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है कोई तीसरा वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से मुझे कोई तीसरा वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? तो ए क्रॉस बी बोला ना, तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे, ठीक है। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो थंब कहां जा रहा है? ऊपर, है ना। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? ये वाला। क्लियर है? यानी हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो अपने को पता ही है ना? पक्का ना? अच्छा, अगर बी से ए की तरफ घुमाओ, बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, बी क्रॉस ए के लिए, है ना, बी क्रॉस ए के लिए बी से ए की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब नीचे जाता है हमारा, तो उस केस में नीचे आएगा, राइट। तो हमको कैसे पता चलेगा? लिखेंगे अपन यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर।
इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है। डीएल मतलब आइडियल लिख लो, चलो आइडियल एंड आर बार इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किस तरफ? अरे मान लो ये डीएल का डायरेक्शन है और आइडियल का डायरेक्शन है और ये वाला आर का डायरेक्शन है, तो किधर होगा? नीचे लूं कि ऊपर लूं? अरे आइडियल से आर की तरफ फिंगर को कर्ल करोगे, आइडियल से आर की तरफ, तो थंब देगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो भी लिख दो साइड में, ठीक है। ये तो लिख देगी परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर में भी किस तरफ? इस तरफ की इस तरफ, ऊपर की नीचे, लेफ्ट की राइट, आगे की पीछे, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड from ideal towards R bar, then the thumb will show the direction of magnetic field। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और मानो ना ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, ये बहुत सारी जगहों पर काम आता है, ठीक है। जहां लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, सब का काम कर देता है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही काम का है, मस्त आदमी है ये, ठीक है, बहुत ही जरूरतमंद है। तो क्या करना है? आइडियल वाले की तरफ से आपको आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, तो थंब दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां देखो क्या है, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, यानी आइडियल का डायरेक्शन ऐसा है, और ये मेरा आर का डायरेक्शन है, तो मैं आइडियल से आर की तरफ थंब को फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो थंब मुझे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कहां जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड? अंदर जा रहा है बोर्ड के, है ना, अंदर की तरफ जाता हुआ। तो अंदर की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं किससे? ऐसे, क्रॉस से, ठीक है। ये कैसे याद रहेगा? ठीक है, वो भी लिख दो, इसको मिटा दें। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है वैसे यार, कि अंदर एंटर होते हुए वेक्टर को हम क्रॉस सर्कल में क्रॉस से दिखाते हैं, और बाहर आते हुए वेक्टर को हम सर्कल में डॉट से दिखाते हैं ना। एंटरिंग द प्लेन, और ये वाला कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? कभी भूल गए कि कौन सा एंटरिंग था, कौन सा कमिंग आउट था? तो सिंपल है, एक चीज याद रखना, आपने ट्रेन देखी होगी, आपने ट्रेन का अगर लास्ट डब्बा देखा है तो उसके ऊपर क्रॉस बना रहता है ना। तो ट्रेन के लास्ट डब्बे पे हमेशा क्रॉस क्यों बनाते हैं पता है? वो ये सिग्निफाई करने के लिए यही लास्ट डब्बा है, इसके बाद कोई डब्बा नहीं, यही लास्ट डब्बा, इसलिए उसके ऊपर क्रॉस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये डब्बा आपको कब दिखेगा, क्रॉस वाला डब्बा? जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होगी तब, या जब आपसे दूर जा रही होगी तब? डेफिनेटली जब ट्रेन दूर जाती है तब हमको ये दिखता है, यानी हमसे दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है ना, तो प्लेन में जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है, इसलिए क्रॉस से दिखाया, है ना। और जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तब आपको उसका हेडलाइट दिखता है ना, हेडलाइट दिखता है ना, ऐसा बना रहता है ना, उसके अंदर ऐसा लगा रहता है ना। तो जो हेडलाइट है वो आपको आते टाइम दिखेगा ना इंजन का, है ना। तो आते टाइम देखो डॉट दिखेगा, मतलब हेडलाइट का बिंदु दिख जाएगा, इतना समझ लो, ठीक है, याद रह जाएगा पक्का। किसी भी वेक्टर का ऐसे दिखाना है, ठीक है, एंटरिंग द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके। तो अब अपन छोटे से नन्हे मुन्ने से 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो बियो-सैवर्ट लॉ है हमारा, काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल वायर बोलो, एलिमेंट ऑफ लेंथ 10 centimeter and current of 10 ampere flowing in it from south to north direction, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ उसमें करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट कितना लिख दूं 10 मीटर टूवर्ड्स पहला नॉर्थ ईस्ट और दूसरा साउथ ईस्ट। ठीक है, दो डायरेक्शन में दो पॉइंट्स लेने हैं आपको। ठीक है, एक पॉइंट आपको लेना है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाई करेगा और एक पॉइंट जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाई करेगा। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन वायर को रख लेते हैं। छोटा सा वायर जो है, छोटा सा एलिमेंट है, थोड़ा सा उसको मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बोला है कि इसमें जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। पहले तो अपन यहाँ डायरेक्शन अगर आपको मार्क करके बता दूँ तो हम इस तरह से कुछ डायरेक्शंस लिखते हैं। यहाँ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ऐसे दिखाया जाता है सारा डायरेक्शन। ओके, अच्छा, तो अगर आपका वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वो ऐसे ही रहना चाहिए ना वायर के? ऐसा रहेगा? ऐसे रह सकता है क्या? ऐसे तो ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो साउथ से नॉर्थ के लिए वायर को ऐसे रखेंगे अपन। करंट साउथ से नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। फाइन। अब आपको बोला है कि एक ऐसे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो जो कि नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है पहले केस के लिए, और उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां से किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस ले लिया हमने। कितना? ये डिस्टेंस, ये आर है हमारा, राइट? 10 मीटर, ये एक पॉइंट। ये हमारा पॉइंट पी, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये तो मेरा उसका ऊपर का साउथ है। ठीक है, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा। ये इसके साथ, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री। सारे मतलब डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये जो बनेगा ना बीच में नॉर्थ ईस्ट वाला, ये इसके साथ और इसके दोनों के साथ 45 डिग्री बनाएगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 45 डिग्री हो गया। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का? dB इक्वल्स टू μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये फॉर्मूला। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं क्या? बिल्कुल है। μ0/4 की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं, 10⁻⁷ होती है। आई वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर। DL यानी आपका लेंथ वायर का, छोटा सा वायर ही है ये। कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है, इसलिए अपन ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़े वायर के लिए अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना? ये ध्यान रखना, ऐसा यूनिट में लिखना सब। साइन थीटा, तो थीटा आपका कितना है भाई? 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई r²। आर कितना है आपका? 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर है ना, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 10² और ये 2 बार 10 उड़ा देते हैं अपन। फिर ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁷, 10⁻², तो 10⁻⁹ और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो कितना कर सकता हूँ मैं? कितना कर सकता हूँ? एक काम करो, 10 मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है, होल डिवाइड बाय √2, इससे उड़ा दिया अपन ने इसको, तो कितना आएगा? 5√2 इंटू 10⁻⁻10 सॉरी -10 टेस्ला। ठीक है, पक्का? तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, फिर बात आ जाती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाले की। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाला पॉइंट कहां पर आएगा? इस तरह से आएगा, यहां पर, राइट? है ना? तो अब ये कितना एंगल बना रहा है? कौन सा एंगल लूँ? ये 45 और ये भी 45, तो मैं एंगल कौन सा लूंगा? ये लूंगा? नहीं, मुझे IDL के साथ एंगल लेना है। तो I तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो IDL का डायरेक्शन तो ये हुआ। समझ में आया? तो ये पूरा एंगल होगा मेरा IDL और R के बीच का एंगल। समझे? ये R और ये मेरा IDL का डायरेक्शन। ठीक है, यूं और यूं, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये तो पूरा 90 होता है और ये 45 है, तो ये पूरा मिलाकर बन गया हमारा 135। तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 135, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह तो सब सेम ही है ना? करंट वरेंट कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ वही है, खाली पॉइंट को शिफ्ट कर दिया डायरेक्शन वाइज। तो यहाँ एंगल चेंज हुआ खाली, तो कितना आएगा एंगल? 145 डिग्री। तो बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगी, है ना? तो देख लो, इसी में सॉल्व करवा दूँ। साइन 145 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45। कैसे? अरे सॉरी, 145 नहीं 135 आएगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी?
साइन 135, तो जाएगा कितना, साइन 90 प्लस 45 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी आती है 1/√2, यानी कि फिर से यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, फिर से वही का वही आंसर आया। क्लियर है, पक्का, ओके। तो एक चीज नोटिस करो, अच्छा ये बताओ कि अगर वही पॉइंट आपने ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया, सेम पॉइंट अगर आपने ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया, तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज वही की वही रहेंगी, खाली थीटा क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, है ना। तो उस केस में आपको ये √2 भी नहीं आएगा, राइट, खाली कितना आएगा, हाँ ये 10⁻⁹ टेस्ला आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 हो जाएगा, साइन 90 तो 1 हो गया, ये तो कट ही गया था 10⁻⁹ टेस्ला। क्लियर है, वैसा आता, वैसा ही इस तरफ भी होता। क्लियर है, ओके। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और ये बता दूं आपको कि देखो इस क्वेश्चन में ये तो समझ गए हो यार अब तक, वैसे नहीं भी समझे तो बता दूं, चलो ठीक है, कि यार कुछ कुछ चीज़ें आपको गायब रहेंगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी, कुछ गायब रहेगा वो फाइंड करना रहेगा। जैसे इस केस में आपको मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, किसी क्वेश्चन में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, आपको करंट निकालना रहेगा, सारा डेटा दिया रहेगा, खाली करंट फाइंड करना रहेगा, निकाल लोगे। सारा डेटा दिया रहेगा, किसी में आपको एंगल पता करना रहेगा, निकाल लोगे। तो इस तरह से करना रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे के पॉइंट में कंपैरिजन करते हैं अपन बियो-सैवर्ट लॉ का कूलम्ब्स लॉ के साथ। ठीक है, पहले अपन उसकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, फिर अपन उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ, पहले सिमिलरिटीज लिखते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड बियो-सैवर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है अगर ढूंढा जाए, तो एक काम करो, पहले फॉर्मूलाज लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अपने को पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन कूलम्ब्स लॉ की मदद से फाइंड करें तो कैसे मिलता है, KQ/R² या 1/4πε0 Q/R²। और वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है μ0/4π IdL sin θ/r²। देख रहे हो दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है R² का, है ना। तो लिख दो बोथ फील्ड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों फील्ड्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में आती है। ओके, दूसरा पॉइंट है सिमिलरिटी का कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत दूर तक लगती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत दूर तक एक्ट करती है। ठीक है, तो दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। अब बोलोगे यार सर आपने टॉपिक तो लिखा है कि कूलम्ब लॉ और बियो-सैवर्ट लॉ को समझा रहे हो, है ना, और यहाँ पर तो आप फील्ड्स की बात कर रहे हो। अरे यार आप इनसे फील्ड्स की ही तो मतलब वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन मतलब हम फील्ड्स का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड। अगर आपको ये भी पूछा जाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। तीसरा पॉइंट है बोथ सेटिस्फाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फोर्स के लिए डिस्कस किया था, फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कस किया था, फिर पोटेंशियल के लिए भी डिस्कस किया था, है ना। क्या है, देखो मान लो एक चार्ज है मेरा, इस चार्ज से मुझे यहाँ पर सॉरी एक पॉइंट है मेरा P, इस चार्ज की वजह से Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, इन सब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और तीनों का मैं वेक्टर सम कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर कई एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उन अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से सेम जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो और सबका वेक्टर सम कर दो। क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया सिमिलरिटीज की बात हो गई। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कंपैरिजन बोल दिया ना तो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों लिखने रहेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस की बात करें तो एक तरफ लिखते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ
तरफ लिख लेते हैं अपन पीओ सैवर्ट्स लॉ। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें बालक, जल्दी से दो बता, क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसके अंदर फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, इसमें कोई थीटा बीटा नहीं आता है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक पॉइंट है Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, एक चार्ज है Q और से Q r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, फिर ऐसा ही सेम पॉइंट एक और है सेम r डिस्टेंस पर, एक और पॉइंट है सेम r डिस्टेंस, एक और पॉइंट है सेम r डिस्टेंस। अगर आपने डिस्टेंसेस चेंज नहीं किए, आपने इस चार्ज को वही का वही रखा है, कोई कंडीशन चेंज नहीं की, खाली आप एंगल चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है? नहीं ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना? तो यहां पर एंगल से कुछ लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखो, देखा ना आपने, एंगल पे डिपेंड कर रहा था ना, ये डीएल आइडियल एलिमेंट जो है आपका, उसके साथ आपका आर कितना एंगल बना रहा है। मैंने बताया ना, आपने 90 डिग्री लिया था अभी थोड़ा पहले एग्जाम्पल में, जब 45 डिग्री पे कुछ और आ रहा था, मैंने बताया जब 90 डिग्री ले लोगे तो 10⁻⁹ आ रहा था, है ना? और वही जब आपने 45 और 135 डिग्री वाला लिया तो कितना आता? 5√2 × 10⁻⁻10 आ रहा था, अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। तो ये वाली वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा इसमें ये भी डिस्कस कर लो साथ में कि नहीं हो तो क्या, चलो अगला पॉइंट है अपना दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या लिख सकते हैं अपन? सोचो, एंगल पर डिपेंड करता है, ये तो लिख दिया। अच्छा एक और चीज, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये आपका चार्ज है और ये आपका पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, है ना? या फिर अगर ये माइनस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, लेकिन आएगा तो इसी लाइन में, है ना? पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा आपने? डायरेक्शन आइडियल एलिमेंट और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये होता है ना? इसमें अलोंग होता है पोजीशन वेक्टर के, है ना? तो ये लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the position vector, is along the r, ऐसा लिख दो ना, r बार के along, या तो r बार के डायरेक्शन में होगा तो r बार के अपोजिट होगा, लेकिन उसी लाइन में एक्ट करेगा। लेकिन इसका क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ b, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इज नॉर्मल टू आइडियल बार एंड आर बार, या खाली आर बार लिखोगे तो आर बार के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पक्का? यहाँ आर बार का डायरेक्शन होता है, वो आर बार के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? आर बार के डायरेक्शन में नहीं, मतलब आर बार के साथ अलाइंड होता है, मे बी पैरेलली और मे बी एंटी पैरेलली। ओके, अच्छा और कोई डिफरेंस? और कोई डिफरेंस नोटिस करो। ये तो हो गया। दूसरा डिफरेंस ये दिख रहा है मुझे कि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? चार्ज की वजह से, राइट? तो चार्ज जो है, यानी कि जो सोर्स है वो स्केलर है, और मैग्नेटिक फील्ड में आप देख रहे हो बियो-सैवर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं वो आइडियल एलिमेंट की वजह से बन रहा है, और आइडियल एलिमेंट क्या है? वेक्टर है। समझ में आया? तो देखो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सोर्स इज स्केलर, यहां पर हम लिखेंगे सोर्स दैट इज आइडियल बार इज वेक्टर, ठीक है? यहां पर जो सोर्स है वो वेक्टर है, और यहां पर जो सोर्स है वो स्केलर है। ये भी लिख लो, सोर्स क्या? Q इज स्केलर, ठीक है? इसके अलावा अगर बढ़ा चढ़ा के एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है और तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि भाई वो कांस्टेंट जो है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है ना? समझ में आया? कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज है, पर वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 3 मेन पॉइंट्स यही हैं, ठीक है? तो बस इतना ही। नया सेशन लेके, नया टॉपिक लेके, नए वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।